इमेजिन कीजिए आपको और आपके जैसे 20,000 लोगों को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का काम सौंपा गया है, जहां पे आपको 70 to 80 टन के वजन वाले 2.3 मिलियन पत्थरों को लेके आना है कई किलोमीटर दूरी पर स्थित जगह से। फिर उन्हें एक एक करके उठाना है, और वो भी बिना किसी पुली, व्हील्स, फोर्कलिफ्ट, ट्रक या फिर किसी अन्य मशीन की मदद से। 70 to 80,000 किलोग्राम के पत्थर बिना किसी व्हील्स या पुली के लाना, फिर उन्हें एक के ऊपर एक उठाना बिना किसी मशीन की मदद से, क्या ये मुमकिन होगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। पर ऐसा मुमकिन हुआ है पृथ्वी पर स्थित एक ऐसी जगह से जहाँ का ये रहस्य अभी तक रहस्य ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बारे में। ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो 3800 सालों तक दुनिया में सबसे ऊंची इमारत बनकर लोगों का आकर्षण बटोरते रहा है। पर केवल इसकी ऊंचाई के लिए ही प्रचलित नहीं, ऐसे और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है जिनके कारण ये ट्रायंगुलर शेप सिंपल सा स्ट्रक्चर आज भी दुनिया में कह सकते हैं कि नंबर 1 आकर्षण का कारण है। हम आज बात करेंगे पिरामिड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले तथ्यों के बारे में। हम जवाब देने की कोशिश करेंगे इन सवालों के। पिरामिड्स बिना किसी टेक्नोलॉजी के आखिर बनाया कैसे गया? पिरामिड्स बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? पिरामिड्स को इतना सटीक कैसे अलाइन किया गया? पत्थर के इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को कैसे पहुंचाया गया? और अंत में इसके रिलेटेड अलग अलग थियरीज जिसके बारे में आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पिरामिड बिना किसी टेक्नोलॉजी के आखिर बनाया कैसे गया होगा? पिरामिड्स के निर्माण में बड़े मात्रा में लेबर एंड रिसोर्सेज शामिल है। हिस्टोरियंस का मानना है कि बिल्डर्स ने पिरामिड के निर्माण के लिए बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जिस पत्थर का इस्तेमाल किया था वो आसपास की जगहों से उठाए हुए पत्थर नहीं, बल्कि कई किलोमीटर दूर से लाए गए पत्थर थे। पर हमारे दिमाग में सवाल ये उठता है कि उस वक्त तो इजिप्ट में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, तो उन्हें इतना दूर से लाया कैसे गया होगा? द ग्रेट पिरामिड के ग्रेनाइट ब्लॉक्स को कैसे पहुंचाया गया, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में इंजीनियर्स ने कई हाइपोथेसिस दिए हैं। आमतौर पर एक्सेप्टेड थियरी ये है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग स्लैग लाइम या फिर टफला से बनी कोजे पर स्लैग के ऊपर ब्लॉक्स रखकर खींचते थे। टफला का मतलब है एक स्थानीय मिट्टी। पूरे गीजा के पत्थरों में टफला से निर्मित सेतु मार्गों के अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा पिरामिड स्थलों पर टॉम और क्वेरीज में एक्चुअल स्लैग और स्लैग के उपयोग को दर्शाने वाले पेंटिंग्स की खोज भी की गई। आर्कियोलॉजिस्ट मार्क लेनर की एक टीम ने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने की कोशिश की जब उन्होंने एक छोटा 18 फुट लंबा पिरामिड इस तकनीक के इस्तेमाल से बनाया। द ग्रेट पिरामिड के निर्माण पर सबसे बड़ा विवाद ग्रेट पिरामिड के विभिन्न लेवल पर बिल्डर्स द्वारा लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को उठाने के तरीकों को लेकर है। इजिप्टियोलॉजिस्ट के पारंपरिक दृष्टिकोण ये है कि बिल्डर्स ने ब्लॉक्स को उठाने के लिए किसी प्रकार के रैम का इस्तेमाल किया। रैम के उपयोग के एविडेंस में निर्माण रैम के चित्र एक अधूरे बने टेम्पल में पाए गए और कुछ पिरामिड स्थलों पर मौजूद रैम के अवशेष शामिल है। मूल रूप से ये सोचा गया था कि ग्रेट पिरामिड के एक साइड से ही रैम का विस्तार किया गया था। इसे हाल ही के वर्षों में खारिज कर दिया गया है क्योंकि इस तरह के रैम की वॉल्यूम ग्रेट पिरामिड की वॉल्यूम की 3 गुनी होगी। इसके अलावा ये 1 माइल से भी अधिक लंबा होता लाइमस्टोन क्वेरी से भी 500 यार्ड दूर। पिरामिड निर्माण के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू में से एक निर्माण सामग्री की सटीकता थी। लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को एक सटीक आकार में काटा जाना था ताकि वे एक साथ पूरी तरह से फिट हो सके। उसके बीच में बहुत कम जगह हो। इसे जानने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि पिरामिड्स के बनाने वालों के लिए रैंप ही एकमात्र साधन नहीं था। उन्हें बनाना और हटाना एक अत्याधुनिक लेबोरियस प्रक्रिया रही होगी। हेरोडोटस एंड द एंशिएंट यूज ऑफ सैडोफ पानी उठाने के लिए विशेष रूप से इजिप्ट में यूज किए जाने वाली बाल्टी और काउंटर पोइस के साथ एक पोल ये संकेत देते हैं कि लीवर का यूज पिरामिड निर्माण में हुआ होगा। इसके अलावा ग्रेट पिरामिड हीरोग्लिफिक और डेकोरेशन के मामले में भी शून्य है, तो एक्चुअल एविडेंस लिखित रूप में ढूंढ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पिरामिड बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? पिरामिड धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ यानी कि बाद के जीवन में विश्वास रखने वाली पहली सभ्यताओं में से एक थी। उनका मानना यह था कि का नामक और इंसान का रूप हर इंसान के भीतर रहता है। जब भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है तो का अनंत जीवन के आनंद लेने को तैयार हो जाता है। द ग्रेट पिरामिड शक्तिशाली फारोस का मकबरा था।
यहाँ उनकी आफ्टर लाइफ के लिए बहुत सारी सामग्री जैसे कि सोना, ज्वेलरी, बर्तन, पॉटरी ये सब रखा गया था ताकि उन्हें आफ्टर लाइफ में किसी भी चीजों की कमी ना पड़े और उनकी जिंदगी आराम से बीते। गीजा में 3 पिरामिड बनाया गया था और नाइल घाटी के चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड बनाए गए। उन सारे पिरामिड्स में सबसे ऊंचा पिरामिड 500 फीट तक पहुंचता है और 13 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रेट स्फिंक्स को पिरामिडों पे नजर रखने के लिए पास में तराशा गया था। ये 65 फीट लंबा है और इसमें शेर के शरीर के ऊपर मानव सिर को रखा गया। कई लोगों का मानना है कि स्फिंक्स किंग शेफरन का चित्र था जिसे मिडिल पिरामिड में रखा गया था। शेर का शरीर इसलिए पसंद किया गया क्योंकि शेर अमरता का प्रतीक है। पिरामिड इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया था? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा थोड़ा सा असंतुलित होने के बावजूद भी इंजीनियरिंग की एक प्राचीन उपलब्धि है। असंतुलित इसलिए क्योंकि इसके फेस की साउथ डायरेक्शन और एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन के बीच में 1/15 ऑफ 1 डिग्री का एरर है। और अब एक आर्कियोलॉजिस्ट ने यह पता लगाया है कि कैसे इजिप्ट के लोगों ने स्मारक को कार्डिनल पॉइंट्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के साथ लगभग पूरी तरह से अलाइन किया होगा। उनका यह कहना है कि उन्होंने ये फॉल एक्विनॉक्स या फिर ऑटम एक्विनॉक्स की मदद से किया होगा। फॉल एक्विनॉक्स समर और विंटर सोल्स्टिस के बीच आधे रास्ते में होता है जब पृथ्वी का झुकाव ऐसा होता है कि दिन और रात की लंबाई लगभग समान होती है। जमीन पर पड़ने वाली शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में। तो अगर उन्होंने वाकई में ऑटम एक्विनॉक्स का इस्तेमाल करके पिरामिड के फेस को अलाइन किया था तो जो डिग्री ऑफ एरर साउथ डायरेक्शन में आ रही है वही डिग्री ऑफ एरर ऑटम एक्विनॉक्स से बने शैडो में भी आता है। पत्थर के इतने बड़े ब्लॉक्स को कैसे पहुंचाया गया? 2 टन के औसत वजन वाले लगभग 2.3 मिलियन ब्लॉक्स ग्रेनाइट और लाइमस्टोन को नाइल नदी के किनारे से रेगिस्तान में लाया जाता होगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि आज नाइल नदी का किनारा पिरामिड से बहुत दूर है। एक नए रिसर्च में इस बारे में एक अनूठा क्लू प्रदान करता है कि इन विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक को कैसे पहुंचाया गया होगा। एक चैनल रहा होगा जो नाइल नदी से निकलता होगा और पिरामिड के रेगिस्तानी हिस्से को काटता हुआ 4500 साल पहले इन ब्लॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाता होगा। तब से नाइल नदी की वो भुजा खो गई है। जनरल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक रिसर्च में कहा गया है कि 4500 साल पहले के वाटरस्केप और हायर रिवर लेवल ने गिजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स का निर्माण की सुविधा प्रदान की होगी, यानी कि उसे बोट्स में लाया गया होगा। It is now accepted that ancient Egyptian engineers exploited a former channel of Nile to transport building materials and provisions to the Giza Plateau। हालांकि जैसे जैसे इजिप्ट सूखता गया चैनल खोते गए, लेकिन तब तक पिरामिड्स का निर्माण पूर्ण हो जाने की संभावना थी। अतीत में रिसर्चर्स ने प्रस्ताव दिया था कि इजिप्ट के इंजीनियर परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए रेगिस्तान के माध्यम से नदियों के आर्टिफिशियल चैनल्स बना सकते थे। हालांकि इस थियरी के समर्थन के लिए लिमिटेड एविडेंस थे। पहली थियरी यह है कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। 1998 और 2010 में क्रिस्टोफर ड्यून ने अपने रिसर्च में ये बताया है कि एंशियंट इजिप्ट के लोगों के पास तकनीक थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने की और वायरलेसली ट्रांसमिट करने की। ये थियरी पिरामिड्स के स्पिरिचुअल बेसिस को नकारती थी और ये मानते थे कि उन्हें किसी फंक्शनल रोल के लिए बनाया गया था, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन। मेजरमेंट्स और साइंटिफिक स्टडीज ये प्रूव करने में लगी है कि उन पिरामिडों का निर्माण इलेक्ट्रिक जनरेटर के रूप में कार्य करने और इस इलेक्ट्रिसिटी को पूरे इजिप्ट में वायरलेसली ट्रांसमिट करने के लिए बनाया गया था। इस थियरी का मानना है कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से साबित होता है कि पिरामिड्स को समाधि के तौर पे बनाया ही नहीं गया था। इनमें से एक एविडेंस ऐसा मिलता है कि ग्रेट पिरामिड के कॉरिडोर्स में कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं पाया गया था जो इस बात की पुष्टि करते हो, वरना आमतौर पर मकबरे या फिर समाधि के आसपास आपको बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिल जाती है। दूसरा एविडेंस ये है कि किंग्स चैम्बर में जो स्टोन चेस्ट मिला था उसके अंदर कोई संकेत नहीं था दफन किए गए शरीर के रासायनिक अवशेषों का। तीसरा ये है कि क्वींस चैम्बर के दीवारों पे जो सॉल्ट पाया गया था उससे ये पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन को वहां अंजाम देने की प्रक्रिया चलाई जा रही थी। दूसरी थियरी ये है ओरियन कोरिलेशन थियरी। पिरामिडों का तारों से संबंध वाले थियरीज बहुत पुरानी है, लेकिन 1980s के दशक में रॉबर्ट बाउल नाम के एक रिसर्चर्स ने एक सुझाव दिया जो तब से जनता के दिमाग में दफन है। उन्होंने बताया कि गीजा कॉम्प्लेक्स के तीनों पिरामिड्स के लेआउट्स और ओरियन कॉन्स्टेलेशन के तीनों तारों के बीच की दूरी में कुछ समानता है। बेवल ने दावा किया कि ओरियन कॉन्स्टेलेशन को मद्देनजर रखते हुए पिरामिडों का निर्माण किया गया था। उनके इस थियरी को ओरियन कोलरेशन थियरी कहा गया। आज इसे आर्कियोलॉजी में एक फ्रिंज विचार माना जाता है।
जानबूझकर सहसंबंध साबित करना बिना किसी भौतिक प्रमाण के। इसके अलावा इजिप्शियन ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता है कि पिरामिड्स इस तरह से डिजाइन किए गए होंगे। इसके बजाय आलोचकों का कहना है कि जो लोग ऐसा विश्वास रखते हैं वो पैराडोलिया से ग्रस्त है, यानी वस्तुओं में आकार, पैटर्न और जानबूझकर उनका अर्थ ढूंढने की मानव प्रवृत्ति, तब भी जब कोई पैटर्न मौजूद ही नहीं है। उदाहरण के लिए चंद्रमा में कोई फेमस लोगों का चेहरा दिखना। अगर इसे और एग्जैजरेट करना चाहते हैं तो लोगों का ये भी मानना है कि एलियंस ने आकर इस पिरामिड का निर्माण किया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 20 साल के अंदर अंदर इतना विशालकाय पिरामिड का मानव द्वारा निर्माण करना। दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि जब तक कोई चीज़ पूरी तरीके से प्रूव ना हो उसे सच नहीं मानना चाहिए। अलग अलग थियरीज बनाई जाती है हमें अलग अलग नजरिए देने के लिए, पर सही थियरी वही है जो उठे सारे सवालों का सबूत के साथ जवाब दे सके। आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमें पिरामिड की मिस्ट्रीज का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा और हम अपने चैनल पे जरूर दिखाएंगे। पर तब तक ऐसे ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।